नहीं अभी नहीं आ रही। ओके, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन है वो कंज्यूमर पे आता है। इसका हम लोगों को एक आइडिया तो होगा ही। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो वो हमसे जीएसटी चार्ज करते हैं। हम शॉपर्स में जाके शॉपिंग करते हैं तो हमसे जीएसटी चार्ज होता है। अल्टीमेटली जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसने काफ़ी पुराने टैक्सेस को सब्स्यूम किया और अब उनकी जगह पर स्थान ले लिया। पर कुछ चीज़ों पे ऐसा भी है कि जीएसटी नहीं लगता है, एक ये चीज़ भी है। ठीक है, जीएसटी के क्या रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स से कैसे रिलेटेड है, ये सारे प्रॉपर प्लान है इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। अब मेरा जानना ये है कि अगर हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके, क्योंकि 2017 से 2024 7 साल हो रहे हैं, तो आपको जीएसटी का कुछ भी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हमें पता है या हमें इसका आइडिया है, तो अगर वो आप बताएंगे तो हम लोग वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप जिस तरीके से इनकम टैक्स है उसी तरीके से जीएसटी है, सेम इम्पोर्टेंस रखता है। आज के टाइम में जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। अगर बजट की, इंडिया के बजट की बात करें तो जो रेवेन्यू हमारे जीएसटी से मिलता है वो अब अनकम्पेरेबल हो चुका है। बहुत ज़्यादा पहले के जितने टैक्सेस हैं उनसे ज़्यादा ही आज के टाइम पे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जीएसटी से आप लोगों का एक मोटे एज अ कंज्यूमर या एज अ असेसिंग ऑफिसर क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है? हम एज ए कंज्यूमर भी जीएसटी को कुछ ना कुछ समझते हैं, न्यूज़पेपर में भी हम कुछ ना कुछ देखते ही हैं। अगर हम एज एन असेसिंग ऑफिसर ना भी बात करें, एज ए कंज्यूमर जीएसटी को कहाँ आप लोगों ने कुछ देखा है, पढ़ा है कि हाँ उसके बिल पे ये लिखा होता है, ये चीज़ थी, तो उस दिन हमें ये कंफ्यूजन हुआ। रेस्टोरेंट में साथ ठीक सर, इसका मतलब है सर हमारी तरह खाने के शौकीन है। ओके, अपैरल्स पे, बिल्डिंग मटीरियल पे, कहाँ और देखा है, कहाँ नहीं देखा है? ये देखा है कि सरकार पूरा काले से चूस रही है, चाहे बोतल पे, चाहे पानी पे, चलने से लेके हवा से लेके हवा लेने से सब पे जीएसटी लगेगा, छूटेगा नहीं। सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जो टर्नओवर जीएसटी के हिसाब से होता है और जो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है उसमें क्या समानता होती है और क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट ऐसा इंटरैक्टिव रखेंगे, फिर हम लोग थ्योरी ही स्टार्ट करेंगे। तो कुछ और इसको कहीं लिख लेते हैं, ये पॉइंट डिस्कस करना है हमें। ये ऐसे ही रहेगा। एक पॉइंट ये कि टर्नओवर हमें डिस्कस करना है, जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स। ठीक है, और कुछ? इसमें दो पार्ट होता है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। हाँ, एक आप लोगों ने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये सब सुना होगा। आईटीसी, एक आपने टर्म सुना होगा आईटीसी। करेक्ट, ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके का मैंने क्योंकि ये पीपीटी आप सब लोग के साथ शेयर होगी, वैसे ये 300 पेजेस की, 228 पेजेस की है, बट मैं हर चीज़ कवर नहीं करूँगी, पर ये आपके पास एज स्टडी मटेरियल रहे। तो इसका ये चीज़ है कि 2000 से बात हो रही थी कि जीएसटी आना है, और उसके बाद सन 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी आ गया था। ठीक है, कौन से टैक्सेस उसने सब्स्यूम किए? पहले भी तो इनडायरेक्ट टैक्स था ना, वैट था, सर्विस टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रा यूपी में नहीं लगता था लेकिन हर जगह लगता था, और आपका बेसिक जो हम कस्टम ड्यूटी जब इम्पोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी था। ठीक है, और उस तरीके से लॉटरी और बेटिंग और गैम्बलिंग पे एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स हो गया। ये काफ़ी सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को जीएसटी ने सब्स्यूम किया। अब ये टैक्सेस नहीं लगते हैं। ठीक है,
किस पे जीएसटी नहीं लगता है? अभी सर ने कहा कि गुड्स और सर्विस हर चीज पे लगता है, पर किस पे नहीं लगता है? अल्कोहल पे नहीं लगता है। क्यों? तो अल्कोहल पे क्या लगता है? अल्कोहल पे लगता है वो एक्साइज का चालान जमा होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हैं अभी भी इन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, आपका मैडम लगेगा ना अल्कोहल पे, तो ठीक है कि वो चला गया बार में, तो बार में भी लिया और सर्विस भी लिया। बार पे जीएसटी नहीं है सर, तो बार में सर्विस का तो फिर जीएसटी सब का सर्विस स्नैक्स पे होगा सर। बात जीएसटी लिकर पे है ही नहीं। आप हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ सर, आप बिल का बाइफरकेशन लिखना। अगर आपने ग्लेनफिडिच ऑर्डर करी होगी उस पे नहीं लगेगा, और एसी का दे देता है। मैं वही तो कह रही हूँ सर, मैं वही चीज कह रही हूँ कि अगर उसने बाइफरकेशन दिया हुआ है कि ये लिकर का चार्ज कर रहा है और ये सर्विस का चार्ज कर रहा है, तो वो सर्विस वाले पे चार्ज लगाएगा, अल्कोहल पे नहीं लगाएगा। सर ऐसा नहीं कुल मिला के बिल वाला, उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आपने 10 ऐसे आइटम कंज्यूम किए जिसके अलग अलग रेट है। मान लीजिए आप होटल रूम में है और होटल रूम का जो रेट है वो है 12%, और हो सकता है अगर आपका जो रूम का चार्जेस है वो 7,500 के ऊपर है तो हो सकता है उसका 18% आपका लगे। ठीक है, आपने ड्राई क्लीनिंग कराई, आपने कैब सर्विस ली, आपने अल्कोहल पिया, आपने खाना रूम में मंगाया, हर चीज का जीएसटी रेट अलग अलग है। तो आप कभी ध्यान दीजिएगा तो उस पर नीचे जो है वो रेट वाइज बाइफरकेशन रहता है कि इस पे 5% लगा है। मैडम ये पूछ रहे हैं कि जो जैसे बॉटल आपका दुकान से लीजिएगा कोई कंपनी का, तो 5,000 का बोतल है, उसको बाद में 15,000 बेचता है बैग वाइज, 3,000 बैग होगा सर। जो भी होगा उस पे जीएसटी नहीं है। 5 स्टार में जो बार होगा उसका कितना दे देता है, उसी कोड होगा। मैं आपको सर यही बता रही हूँ कि अगर, क्योंकि अब मैं उसको वो भी बता रही हूँ कि उसको अब ये मुद्दा क्योंकि बीच में उठ गया है, तो हम इसके पहले ही बता दे रहे हैं। एक HSN कोड आपने पढ़ा होगा कभी बिल में, आप लोगों ने ये देखा HSN कोड होता है सर, उसका रेलेवेंस क्या होता है HSN कोड का? HSN कोड पढ़ा होता है गुड्स के लिए होता है हार्मोनाइज्ड, क्या कहते हैं HSN कोड होता है, और सर्विसेज के लिए SEC कोड होता है। उसका क्या रेलेवेंस है? किसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अगर मेरी कोई भी सर्विस होगी ना तो उसका जो कोड होगा वो उसी पे वही जीएसटी रेट लगाएगा। ठीक है, तो आप जब बिल में देखेंगे तो उसका HSN कोड होगा, उस HSN कोड पे अगर 18% लगता है तो वो 18% ही लगाएगा। और अगर वो 5,000 की चीज, अब देखिए वो तो उसके ऊपर है, वो 5,000 की चीज 50,000 में बेचे, 1 करोड़ में बेचे, वो नहीं है। पर अगर उस चीज पे जीएसटी नहीं लगता है तो नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है तो नहीं लगेगा, 0 रेटेड है तो नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हैं। तो बिल को अगर आप लोग कभी रीड करना शुरू करें तो अपैरल्स जैसे हैं 1,000 रुपए के नीचे के होते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, 1,000 रुपए के ऊपर है तो 12% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो जीएसटी रेट जो है अभी जैसे क्या होता है कि बुनाई वाली जो आपकी वो होती है, बोरियां होती है, उसका जीएसटी रेट अलग है, और मशीन से जो निकलती है बन के उसका जीएसटी रेट अलग है। ठीक है, तो ये जब आप असेसमेंट करेंगे तो उस असेसमेंट में अगर सामने वाला कहता है कि सर इस पे हमने जीएसटी 5% चार्ज किया, हो सकता है आपने कभी कभी खरीदा हो 12% की जीएसटी पे हो, तो आपको उसको HSN कोड से मार्क करना रहेगा कि इसने किस HSN कोड का सामान बेचा या खरीदा है। ठीक है, अब इसी में हम अगर एग्जाम्पल हम पहले उठा ले रहे हैं क्योंकि बात शुरू हो गई, अभी रेस्टोरेंट की हम बात करें। अगर रेस्टोरेंट में आप ऐसे जाते हैं, रेस्टोरेंट में 2 जीएसटी रेट है, आप लोगों को आज तक 5% मिला होगा। ठीक है, और आप दयाल पैराडाइज चले जाइए, उसका जो रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं उसका जीएसटी रेट 18% है। ठीक है, ऐसा आप लोगों, और कहीं कहीं कोई रेस्टोरेंट होगा जहां पे 18% है। अब वही खाना है जो 5% की जीएसटी लगा रहा है और वही खाना है जो 18% की जीएसटी लगा रहा है। सर उसमें क्या कहते हैं कि उसमें स्थिति ये है कि जो एक वर्ड अभी 3rd पॉइंट पे यूज किया गया ITC, ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, हमारे लिए इनपुट क्या है, कोई माल हम परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विसेज हम ले रहे हैं, उसका पे जो मैंने जीएसटी पे किया होगा उसका अगर मुझे क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है तो उस केस में हम एज एन रेस्टोरेंट ओनर अगर मैं इनपुट क्लेम कर रही हूँ तो मैं अपने कंज्यूमर से 18% का जीएसटी चार्ज करूंगी। ठीक है, बट सरकार ने एक कॉम्पोजिशन स्कीम ला रखी है
उस कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत अगर रेस्टोरेंट वाला 5% जीएसटी कंज्यूमर से चार्ज कर रहा है तो वो उसने जो गुड्स और सर्विसेज अवेल करी है उसका जो इनपुट है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो ये असेसमेंट में दूसरा पॉइंट है। सोचिए सर कैसे। मैंने एक बात ये कही कि आप एज अ कंज्यूमर गए, आपने वो 5% जो है आप पे चार्ज हुआ, ठीक है, टर्नओवर वही है, प्लेट का रेट भी वही है, ठीक है। उसके केस में जिसमें 5% चार्ज हो रहा है उसके केस में उसने जो भी गुड्स और सर्विसेज अवेल करी हैं उसका इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर 18% पे है तो उसके केस में गुड्स और सर्विसेज है उसका इनपुट मिलेगा। इसका इनकम टैक्स के पीएनएल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इनकम टैक्स के पीएनएल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन समझ आया? फिर से बोलूं? नहीं, फिर से बोलूं या समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? क्वेश्चन ये है कि एक रेस्टोरेंट ओनर है, दो रेस्टोरेंट है, एक मान लीजिए ए है, एक रेस्टोरेंट वाला बी है, दो रेस्टोरेंट चल रहे हैं अगल बगल। एक रेस्टोरेंट वाला जो है वो ए जो रेस्टोरेंट चला रहा है वो 5% जीएसटी चार्ज करता है, ठीक है, और एक रेस्टोरेंट वाला है वो 18% जीएसटी चार्ज करता है, और दोनों सही है, ठीक है। जो 18% वाला चार्ज कर रहा है उसको सरकार ने ये बोल रखा है कि तुमने 18% चार्ज किया तो तुम एक काम ही करो, तो पीछे से तुम मसाले, किचन की कटलरी और ये सब सामान खरीद रहे हो या एसी जो भी खरीद रहे हो उसका इनपुट तुम ले सकते हो, ठीक है। और जो 5% वाला है उसके में ये कह दिया कि भाई सब्सिडाइज रेट तो ऐसे ही ले रहे हैं, 5% पे लाइबिलिटी है तो इनपुट का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। तो दोनों के केस में मान लीजिए टर्नओवर भी सेम है, क्या प्रॉफिट अलग होगा? सब कुछ सेम है, सारे एक्सपेंस सेम है, सब कुछ सेम है, क्या दोनों की पीएनएल की बात कर रही हूँ मैं, पीएनएल में प्रॉफिट अलग होगा? अगर होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों? हम असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश करें। मैं बेसिक्स पे आऊंगी क्योंकि एग्जांपल उठ गया है, इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ। दोनों के केस में अब क्या है, दोनों कंपटीशन में है, मार्केट में है। अब ऑब्वियस सी बात है जो 5% वाला है उसके यहाँ सेल ज्यादा होगी क्योंकि आउट ऑफ मेरे 18%, लेकिन हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि दोनों का सेल, परचेज, सारे खर्चे सब कुछ सेम है, तो भी उनके पीएनएल में डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन ये, अगर आएगा तो क्यों? पीएनएल की बात कर रहे हैं, और नहीं आएगा तो क्यों? बैलेंस शीट पे लेता है ना। हाँ सर, बैलेंस शीट पे ले लेता है। हाँ सर, पीएनएल में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाली 5 कस्टमर ज्यादा आएगा, खाना ज्यादा खाएगा, उसको होगा, उससे कम आएगा। हाँ, पर मैं अभी मैंने एग्जांपल ऐसे सेट किया है कि हम मान ले रहे हैं सब कुछ सेम है, रेंट सेम है, डेप्रिसिएशन सेम है, टेलीफोन के खर्चे सेम है, ट्रैवलिंग, परचेज सब कुछ सेम है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ सेम है। पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट आएगा दोनों? बैलेंस शीट की भी हम बात नहीं कर रहे, पीएनएल सेम रहना चाहिए, पर क्या डिफरेंस आएगा? जीएसटी सेल से पार्ट नहीं होती है, वो तो बैलेंस शीट का करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है जो आउटपुट जीएसटी है। तो पीएनएल में फर्क आएगा या नहीं आएगा? किस हेड से आएगा? यही है, इसको अलग अलग तरीके से बोला गया है। इसमें कहाँ है सर? ये नहीं, मुझे लिखना है कोड ठीक है, लिखिए इसी में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिए जैसे ये ए है वो और एक बी है, उसने जब परचेज किया, मान लीजिए परचेज खर्चा जो भी किया 1 लाख रुपए का खर्चा किया, जब उसने 1 लाख रुपए का खर्चा किया तो उसमें मान लेते हैं कि 12% का उसका इनपुट था, मान लेते हैं 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए उस बिजनेस के लिए जो कि 18% चार्ज कर रहा है, ये 12,000 रुपए उसके लिए क्या है? उसके लिए असेट है, लाइक टीडीएस उसके लिए एसेट है, तो वो आईटीसी को कहाँ लेके जाएगा? असेट साइड में लेके जाएगा। बट जो 5% वाला है उसके लिए 12,000 क्या है? क्योंकि वो तो इनपुट ले नहीं सकता, तो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो पीएनएल में जो परचेज 1 लाख 18% वाला है वो 1 लाख रुपए चार्ज करेगा, और जो 5% वाला है वो 1,12,000 रुपए चार्ज करेगा।
क्योंकि इनपुट जो है उसको नहीं मिल रहा है। हमने एक माल खरीदा 1 लाख रुपए का एसी, ऐसे समझ लीजिए 1 लाख रुपए का एसी खरीदा, ठीक है, चलो एसी तो कैपिटल गुड्स हो गया। आपको मान लीजिए कोई भी सामान खरीदा, हमने 1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है, मसाले खरीदे 1 लाख रुपए के खरीदे, उस पर 12% जो है हमने जीएसटी दिया, तो मेरी इनवॉइस वैल्यू क्या है 1,12,000 रुपए। अब जो अगर मैं इनपुट ले सकती हूँ तो ये 12,000 रुपए मेरे लिए क्या है, असेट है, तो मैं उसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगी, ठीक है। बट यही 12,000 रुपए अगर मैं क्लेम नहीं कर सकती तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगी, पीएनएल में अपने एक्सपेंस को बढ़ाऊंगी ना। तो इसलिए इस केस में असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई कहता है कि मैंने जीएसटी पीएनएल में क्लेम कर ली है, तो यहाँ अगर कोई ये बात कहता है तो उसके केस में आपको क्या करना है कि उसने उसका इनपुट तो नहीं लिया है, डबल इफेक्ट, उसको डबल इफेक्ट हो गया ना। जैसे टेलीफोन का बिल लिया, आपको बहुत मिलेगा टेलीफोन का बिल में, लोग क्या करते हैं टेलीफोन का बिल चढ़ा देते हैं टैली पे, 1000 रुपए से चढ़ा दिया, पर उस 1000 रुपए में जीएसटी रहता है 18%, ठीक है, वो क्योंकि उसको इनपुट की तरह ट्रीट करते हैं ना। बट अगर उसने उस 1000 में मान लीजिए 900 रुपए का बिल था और 100 रुपए की जीएसटी थी, और उसने अपने यहाँ इनपुट भी ले रखा है 100 रुपए का, तो यानी कि उसने क्या किया है कि इनपुट भी लिया जीएसटी में और इनकम टैक्स में एक्सपेंस भी क्लेम कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये पहला एग्जांपल। दूसरा नॉर्मल एग्जांपल मिलेगा डेप्रिसिएशन। कैसे सर, मुझे इसके लिए ना प्रॉपर क्लीन स्लाइड चाहिए, होम पे जाए, नोट्स पे जाए। इसके केस में ये जैसे कि एसेट है, ठीक है, एसेट मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख है, उसको वो कर दो, हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। इसका बाइफरकेशन ये था कि 90,000 रुपए का एसेट था वो, और 10,000 रुपए की इस पे मान लेते हैं जीएसटी हमने पे करी। तो ये जो जीएसटी हमने, मैं बिजनेस ओनर की बात कर रही हूँ, मैंने ये जो जीएसटी पे करी इसी को बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना भी हम इनपुट लेके आ रहे हैं उस पर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका क्रेडिट, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए कि फिक्स्ड असेट्स का जब मैं शेड्यूल बनाऊंगी, ठीक है, तो उसके केस में मैं असेट को 90,000 से बुक करूँ और तब उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊं, ठीक है। कायदे से मान लीजिए 10% का डेप्रिसिएशन है, तो कायदे से 9,000 माइनस होना चाहिए और 81,000 यहाँ पे रहेगा, और जो मेरा पीएनएल है उस पीएनएल में डेप्रिसिएशन जाएगा मेरा 9,000 रुपए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं 10,000 रुपए को कहाँ पे लेके जाऊंगी, करंट एसेट में आईटीसी के फॉर्म में, बैलेंस शीट में आईटीसी 10,000 रुपए दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि फिक्स्ड असेट्स पूरे की पूरी वैल्यू का 1 लाख रुपए से बुक कर दिया, तो डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 10,000 रुपए का हो गया, ठीक है। मेरे पीएनएल में मैंने कितने का खर्चा बुक कर दिया, 10,000 का कर दिया, और जीएसटी रिटर्न में भी इस 10,000 का इनपुट ले लिया। तो इसीलिए आप डेप्रिसिएशन में ये चीज देख सकते हैं कि उसने जो उसका इनपुट तो नहीं लिया। अगर कोई कहता है कि मैंने इनपुट लिया है तो आप डेप्रिसिएशन का वो पोर्शन डिसअलाउ कर देंगे, अगर उसने इनपुट नहीं लिया है तो वो आपके केस में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब केस ऐसे सामने आता है और कोई कह देता है कि सर मैंने पीएनएल में जो हमने एसेट है हमने उस पर इनपुट नहीं लिया था, इसलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू में मेरी पूरी एसेट की वैल्यू जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। हम अभी आपको रिटर्न दिखाएंगे। इनकम टैक्स क्या है, मेरा एनुअल रिटर्न है, ठीक है। इनकम टैक्स मेरा एनुअल रिटर्न है, जीएसटी मेरा मंथली या क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। ये कि आप 10,000 डिस्काउंट वाले दिखा रहा है और फिर फॉरवर्ड आपको ऐसा जो ले जा रहा है आईटीसी को नॉर्मली तो 2 ले रहा है और आईटीसी दोनों ले रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो वही बात है, जैसे कि आपके पास पीएनएल आया तो आप उससे ये कि डेप्रिसिएशन का अपना चार्ट दो, डेप्रिसिएशन के चार्ट में वो बोलेगा कि ये मेरी असेट मैंने परचेज करी है, तो आप उससे बिल मांगेंगे। जब उससे आप बिल मांगेंगे तो आपको बिल से खुद ही पता चल जाएगा कि उसने इनवॉइस वैल्यू पे असेट को बुक किया है या टैक्सेबल वैल्यू पे, ठीक है। तो आ रहे हो सीधे, तो फिर आप उससे अगर पूछेंगे कि क्या तुमने इसका इनपुट लिया था, वो कहता है कि हाँ सर मैंने इनपुट लिया था, तो कह रहे फिर कैसे हम तुमको बेनिफिट देते हैं। और अगर वो कहता है मैंने इनपुट नहीं लिया था, तो उसके केस में आप जो है
असेसमेंट के पॉइंट में पहला चीज ये है कि कुछ केसेस आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा ये सब, और आपको ये भी लग सकता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर पीएनएल से जीएसटी रूट हुआ है, ठीक है, तो उस केस में यानी कि पीएनएल से जीएसटी रूट होने का मतलब ये है कि पीएनएल में जीएसटी को एज एक्सपेंस बुक किया है, उसको हम असेट में नहीं लेकर गए। एक ये केस है। दूसरा अब हम एक चीज ये हो गई, अब ये चीज हो गई सर, मार्केट में टेकिंग ना। दूसरी चीज तो सर वही तो ना दयाल पैराडाइज से ले रहे हैं ना, क्योंकि उतने का इनपुट नहीं ले सकते। क्या चीज सर? ठीक है, लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया, हाँ होता है सर, उस पर भी हम आते हैं। बात उठ गई थी तो हम लोगों ने बीच से शुरू किया, हम लोग अभी शुरू से शुरू कर रहे हैं जीएसटी। रिफंड नहीं है, रिफंड बहुत कम केसेस में होता है। हमें वो बताते हैं जीएसटी का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, अभी हम ये बताते हैं। ओके, कंज्यूम होने की सर कोई लिमिट नहीं है। किसमें जाना सर? तो हम लोग ये काम करते हैं, पीपीटी को फॉलो करते हैं जिससे ये कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। पीपीटी को फॉलो करते हुए चलते हैं, लेकिन ये है कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे लगता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है? जैसे इनकम टैक्स लगता है इनकम पे हमारा, ठीक है। जीएसटी किस वर्ड, क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसी एक्टिविटी है विच अट्रैक्ट्स जीएसटी? द वर्ड इज सप्लाई, ठीक है। पहले क्या था? वैट में सेल था, ठीक है। सर्विस टैक्स में द वर्ड था प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है। जीएसटी में द वर्ड इज सप्लाई। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी सेल पे नहीं है, किसी और को नहीं है, हम खुद पे भी जीएसटी लगाते हैं। ये हमने पहले क्या था? वैट किस पे लगता है? सेल पे। सेल आप किसको करते हो? हमेशा दूसरे को करते हो, ठीक है। सर्विस आप किसको प्रोवाइड करते हो? दूसरे को करते हो। पर जीएसटी लगता है सप्लाई पे, और ये एक ऐसी पोजीशन में ले जाता है जिसमें आप खुद पे जीएसटी लगाते हैं। हाँ, जैसे ये मेरा एक ऑफिस में बाटा का शोरूम है, मतलब मैं बाटा की ओनर हूँ, ये रिलायंस की ओनर है। रिलायंस का एक ऑफिस आपका यूपी लखनऊ में है, एक ऑफिस हर स्टेट में, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से अपने दूसरे ऑफिस जो कि दूसरे स्टेट में है, मुझे ये भेजना है, ठीक है। तो मेरा पैन तो एक ही है ना, तो मुझे हर स्टेट में पहले तो जीएसटी लेना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अपने ही ऑफिस में ये सामान भेज दूँ जिसका पेमेंट मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं तो खुद ही हूँ ना, तो अभी मैं जीएसटी चार्ज करूँगी, ठीक। पहला चीज। दूसरा चीज ये कि जब मान लीजिए मेरा यहाँ पे कोई क्रेन है, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, क्रेन जो है मैं अपने महाराष्ट्र के ऑफिस में भेज रही हूँ कि वहाँ पे वो कुछ साइट पे काम करेगा। ये क्रेन कैपिटल गुड्स है, पर यहाँ से जब ये जाएगा महाराष्ट्र तो भी मुझे बिल बनाना पड़ेगा। जीएसटी इज दिस थिंग, इसलिए टर्नओवर में डिफरेंस होगा, जो सर आप क्वेश्चन कह रहे थे वो ये, ठीक है। उस पर हम बाद में आएंगे। पहला चीज ये है कि जीएसटी जो लगता है वो सप्लाई पे लगता है, तो इस वजह से क्या होगा? करेक्ट सर, सेल नहीं हुई, दैट इज द वर्ड सप्लाई। अब सेल पे लगाओ ही नहीं जीएसटी, जीएसटी लगता है सप्लाई पे। सर मूवमेंट नहीं, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरा ऑफिस मलेशिया में है, ठीक है।
और मैं एक ऑफिस मेरा लखनऊ में है। मलेशिया में कोई टेक्निकल एक पर्सन था, उससे मुझे कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैंने उससे कुछ पढ़ा, मेरे ही ऑफिस है, हाँ मतलब मेरे ही ऑफिस है, उससे मैंने कुछ पढ़ा समझा कुछ भी किया, इस पे भी जीएसटी है, जबकि ये तो मेरा ऑफिस है। तो गुड्स की ही बात नहीं है, बात सर्विस की भी है। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक ब्रांच ऑफिस, मतलब मैंने ओरिजिन स्टार्ट किया लखनऊ से, ठीक है, बट मैंने अपना एक ऑफिस दुबई में खोल लिया, मलेशिया में खोल लिया। अब वहाँ पे हमने कोई एक टेक्निकल पर्सन हायर किया, उसको कोई चीज़ आती थी, मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी, मैंने उससे ज्ञान लिया, ठीक है, कोई भी चीज़ है, अगर मैंने उससे जो ज्ञान लिया है उस पर भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, जबकि मैं अपने लिए ही ले रही हूँ ज्ञान, ठीक है। तो जीएसटी इसीलिए सर्विस, पर मैं तो वो तो मैं हूँ ना, मैंने इसीलिए तो बोला कि अभी तक हम दूसरे से चार्ज करते थे, हम जीएसटी खुद पे भी लगाते हैं, ये मैंने इसीलिए ये बात बोली, ठीक है। तो जो मैंने कैपिटल गुड्स का एग्जांपल दिया कि यहाँ से हो सकता है कि एक प्रिंटर मैं अपने ऑफिस भेज रही हूँ दूसरे, या मैं कंप्यूटर्स यहाँ से भेज रही हूँ, वहाँ पे मैं एक नया ऑफिस बना रही हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है, तो मैं भेज रही हूँ कि वो मेरे ही ऑफिस में इंस्टॉल होगा, मैं सेल नहीं कर रही हूँ, खुद को भी सेल नहीं कर रही हूँ, ना ब्रांच ऑफिस को सेल कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उस केस में भी मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि जब कैपिटल गुड्स हैं तो उस पर मैं प्राइस क्या लगाऊंगी, तो नॉर्मली उस केस में कैपिटल गुड्स में हम लोग 100-200 रुपए ऐसे लगा के कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरे पास वापस आना होता है। बट जब हम कोई स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 8 नंबर के जूते बाटा के यहाँ बहुत सारे रखे हुए, अब ये है कि यहाँ पे नहीं बिकने वाले, तो आप एक काम करिए, नासिक में वापस भेज रही हूँ, नासिक में मैंने कहा नासिक वाले में बिक जाएंगे, तो मैं यहाँ से नासिक को अपना ही स्टॉक ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। तो अपना जब मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रही हूँ तो जितनी वैल्यू का गुड्स जा रहा है यहाँ से, ठीक है, उसका पूरा मैं जीएसटी चार्ज करूँगी। तो कल को अगर आप ऐसे आओ कि मैं तो आप बाटा के असेसमेंट में आया कि यूपी का सेल इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो वो सेल पीएनएल से मैच नहीं करेगा, ठीक है मैम। अगर किसी का एक से अधिक जीएसटी, अब कैसे समझना है इस चीज को, अगर कोई ऐसी कंसर्न है जिसका एक से अधिक जीएसटी है, अब पहला क्वेश्चन ही यही आता है, एक से अधिक पैन तो हो नहीं सकता, इलीगल है, पर एक से अधिक जीएसटी हो सकता है, आंसर इज यस, ठीक है। तो पहला क्या चीज है कि हर स्टेट में अलग अलग हमने जीएसटी लिया, ठीक है, पर क्या मैं एक ही स्टेट में कई जीएसटी ले सकती हूँ, आंसर इज यस, ठीक है। तो जब पीएनएल बनेगा वो तो पैन का बनेगा, तो जो टर्नओवर होगा वो तो पैन का होगा, पर जब जीएसटी मान लीजिए मेरा एक 202 रूम नंबर है, एक 203 रूम नंबर है, ठीक है, 202 रूम नंबर से मैं सीए की बात सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, 203 रूम नंबर से हम मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप मेरी ही है, और मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे 2 बिजनेस हैं तो कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैंने 2 जीएसटी नंबर ले लिए, 2 जीएसटी नंबर के कई रीजन हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इस जीएसटी नंबर से इस जीएसटी नंबर में मान लीजिए कोई बिल काटा, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई स्टॉक इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो जीएसटी में टर्नओवर तो मेरा ज्यादा ही दिखेगा ना, पीएनएल में मेरा टर्नओवर वही रहेगा जो कि एक्चुअल, क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है, सेल पे लगता है, जब सेल्स लिख रहे हैं तो इट शुड बी मेड टू अदर पर्सन, ठीक है। तो जीएसटी कई सारे हो सकते हैं, एक स्टेट में भी आप कई जीएसटी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हो सकता है कि आप वर्टिकल्स अलग अलग कैटर करना चाहते हो, कि ये है कि पश्चिम यूपी के लिए ये जीएसटी, पूर्वांचल के लिए ये जीएसटी, ठीक है, या हो सकता है अलग अलग सर्विस के लिए आप जीएसटी लेना चाहते हो, तो एक प्रोप्राइटरशिप के भी कई जीएसटी हो सकते हैं विद इन अ स्टेट, विद इन अ सिटी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, क्योंकि जीएसटी में ये हाँ सर, फर्जी बिल्कुल हो सकता है सर। अब मान लीजिए इसका उसको टैक्स प्लानिंग का भी पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे उस पर हम नेक्स्ट टाइम फिर क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कट शॉर्ट अगर हम बात करें तो जीएसटी पैन एक होता है, पर जीएसटी कई हो सकते हैं, क्योंकि जीएसटी कई हो सकते हैं तो हम लोग जो इनकम टैक्स लगाते हैं वो इनकम पे लगाते हैं, इनकम कब जनरेट होती है जब हम किसी दूसरे को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पर जीएसटी में जो टर्नओवर की डेफिनेशन होती है उसमें डिस्टिंक्ट पर्सन, हम लोग मेरी ही कई ब्रांचेस, मेरे ही कई जीएसटी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर मैंने ही अपने आप को एक स्टॉक ट्रांसफर किया है, इंदिरा नगर से मैंने गोमती नगर भेजा है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने सेल का बिल काटा है, तो मेरे जीएसटी का टर्नओवर बनेगा, पर वो मेरे इनकम टैक्स का टर्नओवर नहीं बनेगा। बिल्कुल हो सकता है सर, वो हम लोग करेंगे, पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको बात बोले तो इस बात पे बिलीव करिएगा, उससे कहिएगा आप रिकंसिलिएशन चार्ट लीजिए।
ठीक है, करेक्ट। वो कैसे पता चलेगा जो आपने बात पूछी अभी, आपने सर ने एक वर्ड बोला था B2B, ठीक है। जब मेरे दो GST हैं तो इनको बोलते हैं B2B ट्रांजेक्शन। जब दो GST नंबर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ठीक है। तो और अगर बिजनेस टू ऐसे लोगों के बीच में बिजनेस होता है जिनका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको बोलते हैं B2C, ठीक है। तो अगर मैंने ही अपने आप को ट्रांसफर किया है तो मेरे ही तो दो GST है, तो वो मेरी जो सप्लाई होगी वो मेरे B2B में दिखेगी। तो आप उससे कहिए कि तुम अपना B2B का डाउनलोड करके लाओ GST पोर्टल से। वो कहाँ से दिखता है वो भी हमें लॉगिन करके बताएंगे, वो लेकर आओ। फिर उसमें से आप क्या करोगे, उस वैल्यू को आप वहाँ से माइनस कर सकते हो। हाँ वही तो बोला मैंने। क्या चीज? करेक्ट, वही सर ने बोला ना कि सर ने बोला कि यानी कि मैं ये करूंगा कि GST का टर्नओवर मान लो 100 करोड़ आया, उसको उठाया तो मैं ये एसएससी से ये कहेंगे कि इसमें से आपने जितने बाहर वालों को बेचा है वो अलग दिखाइए और जितना आपने खुद को ट्रांसफर किया है वो अलग दिखाइए। अरे तो अभी मैं B2B दिखाऊंगी ना सर आपको। B2B का जो ट्रांजैक्शन जो पोर्टल पे रिपोर्ट होता है वो समझ लीजिए इनवॉइस की तरह होता है GST। उस पर आपको उसका GST नंबर, इनवॉइस डेट, अमाउंट, कौन सी रेट का सामान बेचा है वो सब डालिए तो फिर तो मिल ही जाएगा ना सर। इनकम टैक्स में क्या होता है, क्लब फिगर जाती है, सेल किया हुआ क्लब फिगर है। GST ऐसा नहीं है, GST बाइफरकेट करता है B2B और B2C में। क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकती है। सर वहाँ पे इसको इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को जो सामान भेजेंगे वो हम कोशिश करेंगे हम कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रांसफर कर दें जिससे आउटपुट लायबिलिटी वेरिएंस कम आए। बिल्कुल हो सकता है सर, खुद को ही भेज रहे हैं ना। आप ये समझो ना कि मैंने अपने यहाँ लखनऊ ऑफिस से क्या कहते हैं नासिक के ऑफिस में माल भेजा, मान लो कि 100 रुपए का माल हमने 100 रुपए में भेजा, पर अल्टीमेटली ये तो कस्टमर को 180 रुपए में बेचेंगे ना। बिल्कुल B2B में डिफरेंस की बात नहीं है, अल्टीमेटली फिर ये तो बेचेंगे कस्टमर को। तो जो मेरी इनकम टैक्स में सेल बुक होगी वो 180 रुपए से होगी ना कि 100 रुपए से, क्योंकि ये तो खुद का सेल्फ ट्रांसफर है ना सर। ठीक है, अभी मैं एक काम करती हूँ रिमाइंड बेस पे। अच्छा, अब क्या मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि जितनी भी मेरी यूनिट्स हैं उन जगह हर जगह GST नंबर होना चाहिए। इसका आंसर येस भी है, इसका आंसर नो भी है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं उसका आंसर येस भी है, उसका आंसर नो भी है, तो उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात को डिस्कस करा है कि टर्नओवर क्यों डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मैं अपने आप को ही क्यों प्रॉफिट पे बेचूंगी सर? नॉर्मली हम लोग अपने आप को अगर सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, वरना तो सर आगे असेसमेंट में दिक्कत आएगी। पूछिए क्यों? मैंने परचेज किया 100 रुपए का और मैंने अपनी ब्रांच में अगर 101 रुपए का ट्रांसफर किया है तो वो 1 रुपए आपको फिर इंक्लूड करना पड़ेगा प्रॉफिट पे। तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे ही करते रहते हैं कि अगर मैंने ये माल इतने का बेचा तो आप उससे कहोगे परचेज का। अगर उसने 80 रुपए में परचेज करा है और खुद को 100 रुपए में बेचा है तो 20 रुपए तो इसको भी प्रॉफिट हो गया ना। असेट, हाँ असेट ट्रांसफर। हाँ, अब मैंने ये बात बताई। अब उसमें क्या है, जैसे क्या होता है कि गाड़ियां पकड़ी जाती का बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ लखनऊ से हम कानपुर क्या कहते हैं अपनी ही जो है मशीन जो है, कुछ मशीनें जो है वहाँ पे सीमेंट मिक्सिंग करने के लिए या कहीं मेरा प्रोजेक्ट मिला वहाँ पे भेज रहे हैं। जो ये होते हैं GST के विजिलेंस वाले होते हैं वो गाड़ी पकड़ लेते हैं। अब उसको हम बोले कि ये तो हम अपने ही कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हैं, साइड पे हम उसको कंप्लीट करेंगे और ये मशीन हम वापस ले आएंगे, तो वो लोग नहीं मानते। तो क्योंकि वो कह देते हैं कि आपने जहाँ पे सामान था वहाँ से इसको हटाया है तो इसके तो बिल आप इसका मुझे ई-वे बिल दिखाओ। ठीक है, ई-वे बिल एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से डिलीवरी चालान जैसा है। ठीक है, अब ये होगा कि ई-वे बिल कहाँ से दिखा दें, क्योंकि हमने तो कोई सामान तो सेल कर नहीं रहे, तो फिर वो वहाँ गाड़ी रोक देते हैं। चलिए एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए स्टॉक्स में सामान रखा हुआ है, अब उनका कहना ये होता है तो उस केस में क्या होता है जो कैपिटल गुड्स होते हैं,
ठीक है, मेरी गाड़ी तो वो 50 लाख की है, मान लो जो जो भी मेरी प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख की है, 10 लाख की है, 50 लाख जितने की भी है, वो तो सिर्फ साइट पे जाएगी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी, वहां से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ई-वे बिल रेज करने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। तो उसके केस में क्या होता है कि हम क्योंकि यहाँ से सिर्फ गाड़ी को वहाँ भेज रहे हैं और ई-वे बिल हम जनरेट कर सकें, तो उस केस में हम 100 रुपये का एक रिमार्केबल एक टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं। उसको हम बेच नहीं रहे होते, वो खुद पे ही रेज करते हैं। जीएसटी नंबर उस पर जब आप देखें, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कंसाइनी अलग होता है, बायर अलग होता है। तो कंसाइनी में हम उस प्लेस का एड्रेस डालते हैं जिस प्लेस तक के लिए वो जा रहा है, क्योंकि ई-वे बिल उतनी एरिया के लिए वैलिडेट होता है ना। ठीक है, और बायर में हम अपना ही जीएसटी नंबर डालते हैं। 100-200 रुपये में 18% हम जीएसटी वो लगा देते हैं, क्योंकि हमने कोई माल किसी को बेचा नहीं है, किसी को हायर चार्जेस हम ले नहीं रहे हैं, पर क्योंकि हम कैपिटल गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करा रहे हैं, तो उसके केस में हम जीएसटी का ये कर देते हैं कि हाँ ठीक है, मूवमेंट ई-वे बिल जो है वो वैलिड, ये जो चीज़ है वो वैलिड है, ये जा सकती है। अब सर मूवमेंट में वो तो ऑब्वियसली है, वो तो कैपिटलाइज नहीं करते, उसमें एक्सपेंस में मुकर लेते, क्योंकि बहुत मार्जिनल 100 रुपये 50 रुपये ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट टू जनरेट द टैक्स इनवॉइस वी डू इट। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गुड्स और सर्विस जो होती है वो एक चीज होती है, और एक टर्म होता है सप्लाई। सप्लाई इसीलिए लाया गया कि आप अपने आप को भी जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी है। ठीक है, अब मेरा बहुत सारा स्टॉक जो है वो यूपी में पड़ा हुआ है, मेरी महाराष्ट्र में कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माल नहीं बिक रहा है तो हम यहाँ से वहाँ माल भेजेंगे, तो उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, अपने पे ही जीएसटी चार्ज करते हैं, इसीलिए सप्लाई वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने ही कई जीएसटी आएंगे, स्टॉक ट्रांसफर को इन पार्टियों को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, गुड्स क्या होता है, जो गुड्स की डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड है कि मनी नहीं होता है, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होते हैं, बट ये सब चीज़ें जो मूवेबल, जितने भी मूवेबल एसेट हैं एक तरीके से वो गुड्स हैं। और सर्विस को क्या बोला गया है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो सर ने बोला ना हवा में भी जीएसटी लगाएंगे, द आंसर इज ट्रू, कि क्योंकि सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया है, उन्होंने कहा एनीथिंग व्हिच इज नॉट गुड्स इज सर्विस। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट जिसकी हमने बात करी कि व्हाट अट्रैक्ट्स जीएसटी, कि मतलब अब आपको ये लगता है हाँ इस पे तो जीएसटी लगना चाहिए था, दैट इज सप्लाई। हमको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जीएसटी चार्ज करना नहीं है, हमें अपने असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कुछ चीजों को सप्लाई नहीं माना गया। ठीक है, सप्लाई किसको माना गया है, अगर उसकी हम बात करें, सप्लाई इसको माना गया है कि कोई भी चीज हम सेल या ट्रांसफर या बार्टर या एक्सचेंज करते हैं, किसी कंसिडरेशन के लिए करते हैं और इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस करते हैं, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको डीम्ड सप्लाई माना गया है कि ये सप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला एग्जांपल है वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, इसको एज ए थ्योरी समझिएगा, आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी पहले बेसिक प्रोविजन की क्लास है। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है, वो या मेरे पास फोन है बहुत, और मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने उस पर क्या किया, मैंने उसको लैपटॉप को परचेज किया था आज से 5 साल पहले, तो उस पर मैंने 18% जीएसटी जो मैंने पे किया था उसका इनपुट मैंने लिया हुआ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, लैपटॉप था, फिर मेरा एक स्टाफ है, उसने कहा कि मैम आप लैपटॉप यूज नहीं कर रही, मुझे दे दीजिए, मैंने उससे पैसे नहीं चार्ज किए, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे और वो जो बंदा है वो मुझे वापस कभी लैपटॉप नहीं करने वाला है। तो थिंग इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, एसेट होनी चाहिए, बिजनेस नेचर की होनी चाहिए, उसका परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। तो उस केस में आपने सामने वाले से पैसे नहीं भी लिए हैं, अगर पैसे लिए तब तो जीएसटी है ही है। ठीक है, पर अगर सामने वाले से आपने पैसे नहीं लिए हैं तो उस केस में उस पे जीएसटी लगेगा, प्रोवाइडेड आपने उस लैपटॉप पे इनपुट लिया हुआ। ठीक है, ऐसे वाला। अगर मेरे पास ये चीज एक है, ठीक है, वो मिलता ही तभी है जो ट्रांसफर होती है, इनपुट तभी ये नहीं था, मुझे बताया बता रहे सर, इसमें क्या है, इनपुट का क्या है, आईटीसी को पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक बहुत देर से हम लोग वर्ड डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी।
ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। हमने दिया हुआ जो पहले किसी जो GST का मैकेनिज्म है वो ऐसे चलता है कि हम लोग जो चार्ज करते हैं उसको वर्ड बोलते हैं, अगर आने वाले को इनपुट बोलते हैं तो जाने वाले को क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो हमारी जो लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। मैं सीओ हूँ, मैंने सामने वाले से 1000 रुपए रिटर्न फाइल के चार्ज किए, ठीक है। मेरे जो सीए की सर्विस है उस पर 18% GST है, ठीक है। 1000 रुपए प्लस 18% कितने का, कितने का मैं इनवॉइस रेज करूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू और इसको बोलते हैं टैक्स। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स बन के बनता है ये, ठीक है। अब ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपने यहाँ ऑफिस में एक सिस्टम खरीदा था जो कि था 75,000 रुपए का। डेस्कटॉप खरीदा था 75,000 का, जिसपे 18% GST लगती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का था, ठीक है। 1 लाख, अब मैंने ये आप मेरे कस्टमर हैं, आप मुझे कितने पैसे देके जाएंगे, 1180 रुपए, ठीक है। ये 1000 रुपए मैं अपनी जेब में रखूंगी तो पूरा, ठीक है। ये 1000 रुपए मेरे हैं और ये मुझे सरकार को देने हैं, ठीक है। ये बात सरकार को कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए 2 रिटर्न फाइल होते हैं। एक होता है GSTR 1। जो GSTR 1 होता है वो ये होता है जितनी भी हमने, अगर आने वाले को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, तो जो सर्विस हम दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 1 जो है वो भरा जाता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए, ठीक है। जब मैं GSTR 1 भरूंगी तो उसमें मैं 3 चीजें मेंशन करूंगी कम से कम, छोटे में बता रही हूँ। B2B ट्रांजैक्शन, B2C ट्रांजैक्शन और नील या एग्जेम्प्ट। अगर ऐसी कोई सप्लाई मैंने करी है, ये टैब्स भरे जाते हैं, उसमें कई सारे टैब्स हैं, 12 टैब्स हैं, 12-13 टैब्स हैं, उसमें से 3 टैब ये मेन इंपॉर्टेंट है। B2B ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये एक इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पंच करनी होती है। B2C का हमको एक क्लब अमाउंट डालना होता है और इसका भी मुझे एक क्लब अमाउंट डालना होता है, ठीक है। ये चीज होती है। अब मैं क्या हूँ, GSTR 1 कब फाइल होता है, बेसिक से चलते हैं मंथली, कुछ केसेस में क्वार्टरली भी है, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाते हैं, मंथली GSTR 1 फाइल होता है। मेरा लास्ट मंथ कौन सा था, जुलाई। जुलाई का GSTR 1 मुझे कब तक फाइल करना होगा, 11 अगस्त तक। अगस्त तक कब तक फाइल करना होगा, 11 सितंबर। तो इस तरीके से मंथली है। अपना इनकम टैक्स क्या है, एनुअली है। TDS क्या है, क्वार्टरली है। GSTR 1 क्या है, मंथली है, ठीक है। तो GSTR 1 मुझे 11 अगस्त तक फाइल करना होता है, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेल की इंफॉर्मेशन पंच करती हूँ, कोई टैक्स पे नहीं करती हूँ। GSTR 1 से कोई टैक्स पे नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि ये B2B है, ये B2C है। B2B की हम डिटेल इंफॉर्मेशन डालते हैं। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 इनवॉइसेस थी सेल की जुलाई में, तो मैं 10,000 एंट्री करूंगी उसमें। इट्स लाइक TDS में भी अगर वो पैन बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा तो आप 26 में कैसे दिखेगा। आप B2B को एकदम TDS के रिटर्न जैसा समझिए, जिसमें वो पैन नंबर डालता है, क्या क्या डालता है, पैन नंबर डालेगा, वो अमाउंट जिसपे TDS कट रहा है, कौन सी डेट का अमाउंट है, ये सब डालते हैं ना। वही चीज B2B में उसी तरीके से रिकॉर्ड होती है। अगर 1 लाख एंट्री है तो 1 लाख एंट्री होगा, 1 करोड़ एंट्री तो 1 करोड़ एंट्री आइटमाइज पंच होगी, ठीक है। B2C क्या है, क्यों होगी, हम B2B में इसलिए बात कर रहे हैं, क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, सेल माइनस क्या चीज। अभी इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होना है। अब मैं इस स्लाइड को बिठा के अब इसी से आगे हम जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो B2B की है इनपुट, वो मैं पूरी डिटेल एंट्री पंच करूंगी, पंच डिटेल एंट्री, और जो मेरा B2C है वो मैं क्लब में फिगर डालूंगी। ये मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मेरी आउटलेट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये मेरा GSTR 1 है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे GSTR 1 इज फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ सेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मंथली होता है, मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, पर हम मंथली लेके चलते हैं। लेकिन सर क्वार्टरली उसी केस में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़,
पूरे साल का एक साथ कहा नहीं, पूरे साल पे अभी हम नहीं जा रहे, हम GSTR 1 मंथली जा रहे हैं। पूरे साल का तो एनुअल रिटर्न होगा, वरना आप हर महीने का जोड़ो, ऐसे होता है। एनुअल फी भी नहीं होता है। अभी हम लोग GSTR 1 में रहते हैं सर, जो कंटेंट है उस पे रहते हैं, ठीक है। GSTR 1 में मैं कह रही हूँ कि मैं सप्लायर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, B2B रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैं डिटेल करूंगी और B2C को मैं क्लब फिगर डालूंगी। क्यों? उनको भी ट्रांसफर कर सकता है। अब क्या है, मैंने ये सर्विस मान लीजिए मिस्टर एक्स को दी, मिस्टर एक्स का एक GSTI या GST रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है। सरकार ने सिस्टम ये बना रखा है कि GSTR 1 में मैं जो अगर मैं डिटेल्स का रिटर्न फाइल करती हूँ तो सामने वाले के किस में दिखता है? अरे मैं इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ कि अगर 26 AS में ना, उसी तरीके से जो सप्लायर होता है जब वो GSTR 1 में इंफॉर्मेशन पुट करता है तो जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है उसके आज के टाइम में फैशन है 2B का, उसके GSTR 2B में ये लिखता है। इसके लिए क्या हो गई? इसके लिए परचेज हो गया। तो GSTR 1 अगर सेल रजिस्टर है तो GSTR 2B क्या है? आपके लिए क्या फायदा हो? अब आप लोग क्या असेसमेंट में क्या मांगोगे उससे? हम लोग असेसमेंट भी ध्यान में लेके चल रहे हैं ना, सिर्फ क्लास तो नहीं ले रहे ना। उससे आप 2B भी ले सकते हैं। उससे फर्क क्या रहेगा कि अगर वो आपको लगता है ना कि फेक इनवॉइसेस हैं तो उससे आप कहेंगे मुझे इतना 2B दिखाओ, क्योंकि 2B जो है वो ये फेक है, वो नाम डाल देंगे। सर आप नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। अभी हम लोग क्लास को बेसिक से टेक ऑफ कर रहे हैं कि सामने वाले ने GSTR आपको एक डाउट रहता है ना कि मेरे को परचेज जो है वो बोगस तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बिल वो हो सकता है हाथ से छाप के ले आए, ठीक है, पेमेंट को वो कैश दिखा दे, कुछ भी कर दे। तो आप एक एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या मांग सकते हैं? GSTR 2B। GSTR 2B में उसने जिस ऐसी पार्टी से अगर परचेज किया हो जो कि रजिस्टर्ड है, कुछ पार्टी अनरजिस्टर्ड होती है, जैसे अभी हम ही लोग हैं, मतलब काफी, अगर मान लीजिए मैंने माल एक ऐसे सप्लायर से खरीदा है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो 2B में नहीं दिखेगा। और अगर मैंने एक ऐसी पार्टी से माल खरीदा है जो कि GST में रजिस्टर्ड है तो वो मेरे 2B में जरूर दिखेगा। तो आप और 44 AD में आप लोग को ये प्रॉब्लम आती होगी कि मैं उससे क्या एडिशनल मांगूं क्या नहीं मांगूं, क्योंकि उसमें ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कुछ नहीं मांगते, लेकिन मान लीजिए आपको आप सर्च कुछ हुई है या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ है, उस पर आपने रेट करी है, कोई भी रीजन है, तो आप एक एडिशनल कंक्लूसिव एविडेंस के फॉर्म में GSTR 2B और GSTR 2A, पहले 2A था अब 2B है उसी, ठीक है, ये मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला B2B में सारा डिटेल सही से डिटेल पंच करेगा तभी तो मेरे 2A में दिखेगा। चलिए आप नॉर्मल जिसमें भी आपको चाहिए एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात कर रहे हैं कि आपको जिसमें भी एडिशनल कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए और आप यू आर नॉट रेडी टू सब्सटैंशिएट योर ओपिनियन, तो इन दैट केस along with the purchase and bank statement you can also ask for GSTR 2B if the पर अगर आप अभी मान लीजिए कोई अपील में आया या फेसलेस में, आज के टाइम में हमें नहीं पता ना किसके पास क्या है, तो अगर हम 2B फर्निश करेंगे, जैसे कि आपका ये होता है कि अगर सामने वाले ने 1 करोड़ का सेल दिखाया हुआ है तो सेल तो तभी दिखाएगा जब उसने परचेज किया होगा, ठीक है, और आपका ये हो रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। आप मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ मत मांगिए, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं अगर आप ये कहूँ कि सर ये बिल आपने बिल बेकार है, सर ये पेमेंट है, बिल पेमेंट भी हम नहीं मानेंगे, तो हम अगर आपको GSTR 2B भी दे रहे हैं तब तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। सर हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं, बोगस की बात कर रहे हैं, पर हम आप सोचिए, पर हम ये बात बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट, आप तो डॉक्यूमेंट को मानेंगे ना सर। अगर आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है तो आप ये कहेंगे ना कि जो उसने 2B फर्निश किया वो बोगस था, ये आप कहेंगे, पर सामने वाले के पास तो ये है ना कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपको 2B दे रहा है तो यानी कि वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन को सब्सटैंशिएट करने के लिए एज मेनी एज डॉक्यूमेंट्स आपको फर्निश कर रहा है, वो आपके ऊपर है सर, आप पूरी की पूरी बुक्स रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो उसके केस में B2B का जो ट्रांजैक्शन है वो इसीलिए हमें इनवॉइस नंबर के साथ, अब हो सकता है कि 30 नंबर की इनवॉइस हो, उसमें 31 नंबर लिखा हुआ हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और B2C में क्या होता है कि सामने वाले को इनपुट लेना नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल की जो भी हमने पूरे महीने में
मान लीजिए 100 पार्टियां थी, 100 पार्टियों को हमने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा है, 1.5 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उसमें हमने सिर्फ अमाउंट डालना होता है और रेट डिसाइड करना होता है, क्योंकि उनको इनपुट लेना नहीं होता है। तो इस तरीके से GSTR 1 में पंचिंग होती है, ठीक है। तो अभी सामने वाले के में इनपुट दिखता है, और GST में अब ये नियम है पिछले 2 साल से कि जब तक आपके 2B में नहीं दिखेगा आप इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फ्लो स्टार्ट होता है। तो इनपुट पे हमें पहुँचने के लिए पहले GSTR 1 को समझना है, जो कि हमने करेक्ट सर। अगर बिल्कुल सर, पार्टी भागी वो छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप महाराष्ट्र गए, ठीक है, आप क्या कहते हैं क्लास, आप बॉटल्स का बिजनेस करते हैं, आपने वहाँ से गए थे, आपने क्या किया, 1 लाख का स्टॉक उठा लिया, आप चले आए, उससे आपका कोई संबंध नहीं है, आपने जीपे से पेमेंट भी कर दी, उसने आपको बिल भी दे दिया, पर उसने अपने GSTR 1 में नहीं दिखाया, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। आप अधिकारी को प्रूव करते रह जाइए, ये देखिए मैंने उसको पेमेंट किया था, ये देखिए ये फोन पे कह रहा है कि हाँ मैंने इनको माल बेचा है, ये देखिए ईवे बिल भी है, सब कुछ है, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ये नियम है। उसके बाद अलग चीज़ें कि केस लॉज वो बनते हैं, उस तरीके से बनाया जाता है, फिर अमेंडमेंट होता है, पर ये नियम आज की डेट में है। ये 17, 18, 18, 19, 19, 20 में नियम नहीं था, पर करंट फाइनेंशियल ईयर में ये नियम है कि अगर आपको इनपुट लेना है तो आपका 2B में दिखना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको फोन करिए, उसको बोलिए कि भैया तुम अपने अगले महीने के GSTR 1 में दिखा दो, कम से कम मुझे अगले महीने तो इनपुट मिल जाए। तो जो गंगोत्री है वो स्टार्ट हो रही है, वैसे तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है, बट जो रिटर्न, जो इनपुट और आउटपुट का जो सिस्टम है, वो सबसे पहला जो रिटर्न होता है वो होता है GSTR 1, जहां हम सेल रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको किसी की सेल मैच करनी है कि ये सही है कि नहीं है, तो आप उससे उसका GSTR 1 हम मांगेंगे। हम PNL में अगर हम राइट साइड से शुरू करेंगे, उसको कहेगा ये मेरी सेल है, तो सेल में वो आप उससे इनवॉइसेस लेंगे, बैंक लेंगे, आप उस पर उसका GSTR 1 भी मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरे, और फिर वो GSTR 1 जो होता है वो या तो मंथली होता है या तो क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो वो सारे आपके 12 महीने के अपने GSTR 1 देगा, उन सबको ऐड करके फिर वो चार्ट बना के देगा, और फिर वो PNL से मैच कर रहा होगा, नहीं मैच कर रहा होगा तो रिकंसिलिएशन देगा कि सर हमने रिपोर्ट किया था तो हमने क्यों नहीं किया या क्या नहीं किया। सर अगर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जेन्युइन बात करें तो GSTR 1 और सेल का टर्नओवर हमेशा मैच करेगा, ठीक है। और अगर नहीं मैच करेगा तो उससे कई रीजन, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि मान लीजिए सामने GSTR 1 में मैंडेटरी क्या है, टैक्सेबल सेल को पंच करना, GSTR 1 में टैक्सेबल सेल को पंच करना मैंडेटरी है। सर टैक्सेबल का मतलब है B2B एंड B2C, टैक्सेबल का मतलब है B2B एंड B2C, बट जैसे कि आप वो पेट्रोल पंप वाले, ठीक है, पेट्रोल पंप वाले में मोबिल ऑयल पे GST है, पर डीजल पे और पेट्रोल पंप पे GST नहीं है। तो उसने क्या किया कि सारे महीने में GSTR 1 में उसने मोबिल ऑयल तो सही मेंशन किया, ठीक है, पर उसने डीजल पेट्रोल भी मान लीजिए क्योंकि उस पर GST लगता नहीं है, तो और वो लोग भी 500-500 रुपये ही देते हैं वकीलों को, तो उसने क्या किया कि नॉन टैक्सेबल वाले को कभी भरता है कभी नहीं भरता है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। तो उस केस में आपका मिसमैच, जेन्युइन केसेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको इंटरेस्ट मिला हो, बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, ये नॉन GST आइटम है, इट इज मनी, तो वो भी रिपोर्ट वो क्या कहते हैं GST, ठीक है, नहीं लेकिन PNL का पार्ट तो है ना सर, ठीक है, हाँ, तो मतलब अदर में कमीशन भी तो हो सकती है, कमीशन पे GST है, तो मतलब कई रीजन है। वो रीजन में ये है कि आप सामने वाले चार्ट बनवाइए, अगर वो टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है तो उसका B2B और B2C का टोटल मंथली टोटल जो है वो आपकी सेल से मैच करेंगे। वो B2B वाले को सेल में क्यों देता है? B2B है तो उसको टैक्स एक अपनी एक रंग से दूसरी रंग में देना सेल में। सर तो अभी तो मैंने सबसे पहले ये शुरू किया ना कि सप्लाई है, अपने आप को अगर मेरे हाँ तो वो B2B में तो आपको दिखेगा, पर PNL में आपको नहीं दिखेगा ना, वहाँ डिफरेंस आएगा। आप कहेंगे अरे ये तो तुम्हारी सेल 1 ही करोड़ की है और तुम्हारे 5 GST नंबर है, 5 GST नंबर के तुमने 12 यानी 60 रिटर्न GSTR 1 फाइल किए, उसका टोटल आ रहा है 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो वो एक्सप्लेन करेगा कि सर ये 5 लाख जो है वो इंटर स्टॉक ट्रांसफर का, तो वो बना के वो कहेंगे मैं कैसे मान लूँ, तुम कह रहे हो। तो जो B2B अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें वो दिखाएगा कि सर ये देखिए ये मेरा ही GST नंबर है, तो फिर आपको वैल्यू को B2C क्या चीज
नहीं, B2B तो सबको हो सकता है ना। B2B हम अपने आप को भी कर सकते हैं और हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी कर सकते हैं, ऐसे है। हाँ, मतलब होगा 100% ही। 10% चांसेस ऐसे होंगे सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे मल्टी स्टेट जीएसटी है हमारे पास। हमारे पास अगर मान लीजिए मैं बिल्डर हूँ, तो मेरा मान लीजिए मेरा एक ही जीएसटी है, तो मेरा सारा B2B किसको होगा? वो बाहर आउटसाइडर को ही तो होगा। अगर मेरे 2-3 जीएसटी है तो ये सिचुएशन आएगी कि मैं खुद को कुछ ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा एक ही जीएसटी है तो उसमें तो सारा B2B के साथ दूसरी पार्टी का है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जितने का B2B जो B2B B2C को आप छोड़ दीजिए, वो जीएसटी है। अल्टीमेटली सेल इनवॉइस से मतलब है ना, मैं सेल इनवॉइस जो काटूंगी उतने का ही तो मैं B2B पंच करूंगी। अगर मैंने आपको ये 5,000 रुपए का बेचा है तो पहले तो मैंने सेल काटा होगा। GSTR 1 से पहले क्या होगा? पहले तो सेल जो इफेक्ट है वो ट्रांजैक्शन क्या होगा? वो तो सेल होगा ना। जुलाई का GSTR 1 मैं 11 अगस्त को फाइल कर सकती हूँ, पर जुलाई में मैंने सेल के बिल तो काटे होंगे ना सर। हाँ, तो GSTR 2B में आप जा सकते हैं। आप लोग का ब्रेक हो गया ना? ठीक है। जीएसटी का सरलीकरण दिखाता जाएगा कब तक? सर अगर आप AIS देखेंगे तो AIS में आपका वो 3B में जितना रिपोर्ट सेल होता है और 2B वो सब आता है। 26 में भी आता है ये GST। 26 में सर आता था, पर अब उन्होंने हटा के AIS में कर दिया इस साल से। लास्ट ईयर हमने केस किया था उसमें लास्ट ईयर तक 3B का जो था टर्नओवर वो 26 में नीचे दिखता था, अब उन्होंने AIS में ट्रांसफर कर दिया। जैसे पेमेंट जो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स पे करते हैं, अब वो AIS में दिखता है, वो 26 AS में नहीं दिखता है। उसी तरीके से सर GSTR की डिटेल अब AIS में दिखती है, इसमें नहीं दिखती है। आपका डिस्प्यूट हो सकता है कहीं कोई जेन्युइन तो पहले हम ये कोशिश करेंगे जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोगस कैसे। हाँ, हम तो सिर्फ इसीलिए मैंने रिटर्न आएगी। आप अगर रिटर्न पढ़ना नहीं आएगा तो सामने वाला कंफ्यूज कर सकता है। जीएसटी कैसे होगा सर? सर जीएसटी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मैं हूँ पेपर ट्रेडर और मैंने